Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात भाई नहीं बनती है। आज हम क्या करने वाले हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बड़ा मजा आएगा भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले, समझने वाले भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में क्या करते हैं, काम आते हैं भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, नाम से ही समझ में आ रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, फटाफट से ये काम कर दो। आप ये काम कर दो, लाइक, चलो इसको लाइक भी बोल रहा है कि मैं नहीं बनूंगा, पर मैं लिख देती हूँ, लाइक कर दो और अपने मित्र, सखा और बंधुओं को शेयर कर दो। लाइक कर दो और अपने मित्र, सखा और बंधुओं को क्या कर दो, फटाफट से शेयर कर दो। फिर हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। कर दिया स्टार्ट, मतलब कर दिया लाइक, कर दिया शेयर, चलो स्टार्ट करते हैं। हाउ मच परसेंटेज ऑफ वुमेन आर एंगेज इन एग्रीकल्चरल वर्क इन इंडिया? कितनी भाई परसेंटेज जो वुमेन है एग्रीकल्चरल वर्क में एंगेज है, भाई कृषि के काम में एंगेज है। हमने देखा था ना, फिर भी हमारे माइंड में क्या आता है, मैन। ये देखा था ना हमने कि भाई इतने परसेंटेज ऑफ वुमेन जो है एग्रीकल्चरल वर्क में एंगेज हैं, बट हमारे माइंड में क्या आता है, भाई एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो मैन। कभी हम ये नहीं सोचते कि भाई वुमेन एग्रीकल्चर कर सकती, वुमेन भी करती फार्मिंग। आया समझ में? तो कितने परसेंटेज हमने देखा था, याद करो। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, इंट्रोडक्शन के टाइम भी पढ़ रहे थे। चल देखते हैं। 83.6 ऑफ वुमेन आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल वर्क इन इंडिया। 83.6% जो वुमेन है वो किस में एंगेज है, एग्रीकल्चरल वर्क। किस में एंगेज है भाई, एग्रीकल्चरल वर्क में एंगेज है। ठीक है, क्लियर हुआ? इतनी परसेंटेज ऑफ वुमेन एग्रीकल्चरल वर्क में एंगेज हैं, बट स्टिल हम क्या करते हैं, हमारे माइंड में आता है अरे फार्मिंग, फार्मर यानी मैन। क्लियर हुआ? आगे बढ़े भाई, चल। What all activities are included in agricultural work for women? एग्रीकल्चरल वर्क में क्या क्या एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड रहती हैं? जो वुमेन काम करती है ना एग्रीकल्चरल फील्ड में, क्या क्या रहती हैं हमने देखा था, जैसे प्लांटिंग करना, वीडिंग करना, थ्रेशिंग, हार्वेस्टिंग, भाई पेड़ लगाना, उसको वो करना, प्लाउइंग करना। फिर उसके बाद जब फसल पक जाए, पहले तो इरिगेशन वगैरह भी होता है, फसल पक जाए तो उसको हार्वेस्ट वगैरह करने का काम। तो ये सब उस एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में ये इंक्लूडेड रहता है। तो देखते वुमेन क्या करती थी, हमने ये भी डिस्कस किया था जब हमने देखा था ना कि 83.6 वुमेन इंक्लूडेड है भाई, फार्मिंग का काम करती हैं इंडिया में। तो क्या क्या काम करती है वो भी हमने देखा था। द वर्क ऑफ वुमेन इंक्लूड्स प्लांटिंग, है ना, प्लांट लगाना, वीडिंग, भाई जो अनवांटेड प्लांट्स है उनको हटाना, है ना, जो जंगली प्लांट्स अनवांटेड जो नहीं चाहिए। फिर हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग, ये सब किस में आता है, एग्रीकल्चरल वर्क में आता है। ठीक है, जो वुमेन करती हैं। चल, वाई अकॉर्डिंग टू स्टीरियोटाइप्स गर्ल्स कांट स्टडी साइंस? स्टीरियोटाइप के अकॉर्डिंग, स्टीरियोटाइप क्या है? अच्छा, स्टीरियोटाइप का मतलब क्या है, स्टीरियोटाइप का मीनिंग क्या है? टू क्रिएट फिक्स्ड image for someone, भाई किसी के लिए क्या करना, हम जब एक फिक्स इमेज क्रिएट करते हैं कि भाई हाँ ये फिक्स इमेज है, ठीक है, आया समझ में? तो क्रिएट फिक्स इमेज फॉर समवन और अ ग्रुप। तो ये क्या है भाई, हमारा स्टीरियोटाइप। मतलब हम क्या करते हैं, ये सोचते कि अरे, मैंने जैसे कई बार बताया आपको कि इस कास्ट के लोग हैं तो ये लोग लालची हैं, उस रिलीजन के लोग हैं तो ये लोग बड़े ही अच्छे लोग हैं। अब भले उसमें कुछ बुरे, चलो ये तो अच्छा सोचना हो गया, ये तो अच्छी बात होगी, मैंने तो अच्छी बात बोल दी। बुरी बात, जैसे हम कहते हैं ना कि लड़कियां टेक्निकल काम नहीं कर सकती तो इसलिए वो साइंस और मैथ्स नहीं ले सकती। लड़के जेंटल और वो नहीं, पेशेंट नहीं होते तो वो लोग भाई अच्छे, जैसे कुछ भी बोलेंगे, वो लोग नर्स या मेल नर्स ये इसका काम नहीं कर सकते। तो ऐसा है क्या, ऐसा कुछ है क्या? तो हमने देखा था कि स्टीरियोटाइप क्या था कि गर्ल्स क्यों नहीं साइंस स्टडी कर सकती, इसीलिए नहीं स्टडी कर सकती। क्यों? क्योंकि गर्ल्स का टेक्निकल माइंड इतना नहीं होता। क्या नहीं होता भाई, टेक्निकल माइंड नहीं होता। ठीक है, कैलकुलेशन नहीं कर सकती, टेक्निकली चीज़ें समझ नहीं सकती, तो गर्ल्स को साइंस नहीं लेना चाहिए।
According to stereotypes, girls can't study science because it requires a technical mind and girls and women are not capable of dealing with technical things. और जो girls और women है technical things के साथ deal कर नहीं पाती basically, क्योंकि उनका technical mind नहीं होता. तो ऐसा इसमें आया समझ में? ये क्या stereotype. आगे बढ़े. Who was the first woman engine driver for Northern Railways? कौन फर्स्ट इंजन ड्राइवर थी नॉर्दर्न रेलवेज के लिए? अच्छा, हमने पढ़ा था ना उनके बारे में पूरा कि कितनी ज़्यादा मतलब वो भाई उनको लोग बोलते थे, चैलेंज करते थे, उन्हें चैलेंज एक्सेप्ट करना बहुत पसंद था कि अरे ये काम लड़कियां नहीं कर सकती, तो वो बोलती थी अब तो मैं इसी काम को ही करके दिखाऊंगी. अब आपने बोला कैसे? अब मैं यही काम करके दिखाऊंगी. तो इस तरीके से भाई कौन थी वो वुमेन इंजन ड्राइवर? बहुत अच्छे से उनके बारे में पढ़ा है हमने. मैंने आपको उनको लेके मोटिवेट भी किया था कि देखो जज्बा होना चाहिए, फिर आप देखो यहाँ से सोच लो फिर आप क्या क्या नहीं कर सकते, कितने से कितनी भाई इम्पॉसिबल चीज़ों को आप पा सकते हो, है ना, अचीव कर सकते हो. कौन थी वो? लक्ष्मी लाकरा. देखा था ना हमने कुछ. चल, लक्ष्मी लाकरा, वुमेन फ्रॉम पुअर ट्राइबल फैमिली इन झारखंड, वॉज द फर्स्ट वुमेन इंजन ड्राइवर. ये पहली वुमेन इंजन ड्राइवर थी नॉर्दर्न रेलवेज के लिए. ठीक है, कौन? लक्ष्मी लाकरा. क्लियर हुआ? कहाँ रहती भाई, कैसी थी वो? ट्राइबल फैमिली से थी, मतलब आदिवासी फैमिली से थी. क्लियर हुआ? तो सोचो उन लोगों को तो कैसे ट्रीट किया जाता है और उनको समझा जाता है कि तुम इतने बड़े बड़े सपने देख रहे हो भाई, तुम इंजन ड्राइवर बनोगे, मोटरसाइकिल चलाओगे, लड़कियां ऐसा कहाँ करती. बट उन्होंने बोला नहीं, अब तो मैं और करके दिखाऊंगी. आई मेक श्योर कि मैं करूंगी इसको, मतलब करूंगी. जो काम तुमने बोल कैसे दिया कि मैं नहीं कर सकती. क्लियर हुआ? आगे बढ़े. चल, हु वॉज रशुंदरी देवी? भाई रशुंदरी देवी कौन थी? रशुंदरी देवी कौन थी? हमने देखा था ना कि इन्होंने अपनी भाई ऑटोबायोग्राफी लिखी थी कि नहीं लिखी थी? बांग्ला में. देखते भाई ये कौन थी? रशुंदरी देवी, born in West Bengal, was a housewife from a rich landlord family. She wrote अमर जीवन. उन्होंने एक बुक लिखी थी, ऑटोबायोग्राफी लिखी थी. कौन सी? अमर जीवन. ठीक है, क्या थी वो? नॉर्मल अगर उनसे पूछा, मतलब हमसे पूछा गया है कि वो थी क्या, तो हमें देखेंगे कि वो एक हाउस वाइफ ही थी तो हाउस वाइफ. वो पढ़ना लिखना उन्होंने घर में ही सीखा, ऑटोबायोग्राफी लिखी, बट वो वैसे तो पेशे से कहेंगे बाय प्रोफेशन वो हाउस वाइफ ही थी. ठीक है, वो भी अच्छी रिच फैमिली की. क्लियर हुआ? आया समझ में? चल, व्हाट इज द रोल प्लेड बाय वुमेन इन पोट्री ट्रेड? पोट्री ट्रेड में वुमेन का क्या रोल रहता है? हमने देखा था ना वुमेन क्या करती है, जो है मिट्टी लेकर आती है, मिट्टी को सेट करती है. इस तरीके से पूरा मिट्टी को इकट्ठा करना, उसको सेट करना अर्थ के लिए, पॉट में जो जरूरत पड़ता है उसके लिए. ठीक है, चल. वुमेन प्ले द रोल ऑफ कलेक्टिंग मड एंड प्रिपेयरिंग अर्थ फॉर द पोट. मैंने बताया मर्ड को कलेक्ट करने का काम करती है भाई, मिट्टी को कलेक्ट करके लाती है और जो है अर्थ पॉट के लिए क्रिएट करती है, जो हम बोलते हैं ना अर्दन पॉट, भाई मिट्टी उसको प्रिपेयर करती है. फिर क्या करते हैं भाई, जो मैन है वो ऐसे व्हील को ऐसे घुमाते हैं, उसको रखते हैं बीच में. पहले तो मिट्टी को रखेंगे, फिर व्हील को घुमाएंगे, फिर उसको शेप देंगे. इसीलिए क्योंकि वुमेन क्या है, व्हील नहीं ऑपरेट करती, तो उनको क्या माना जाता है इस काम में? सपोर्टिव. उनको मैन नहीं माना जाता. जो मेन जो रहेगा भाई इसमें, जो सेंटर किसका मतलब कौन रहेगा? मैन. उनको माना जाता है कि भाई ये कर रहे हैं इतना इंपॉर्टेंट काम, और वुमेन क्या कर रही है इसमें? सपोर्टिव काम कर रही है. जबकि मिट्टी लाना, उसको सेट करना, ये कम है क्या? मिट्टी नहीं आएगी तो घड़ा कहाँ से बनेगा? आया समझ में? बट वो व्हील घुमाने का काम नहीं करती, तो इसलिए बस उनको मेन नहीं माना जाता. क्लियर हुआ? चल, व्हाट हैपेंड इन 19th सेंचुरी? 19th सेंचुरी में क्या हुआ था भाई? अब आप बोलोगे 19th सेंचुरी में तो मैम बहुत सी चीज़ें हुई थी, हम क्या क्या बताएं? हम इस चैप्टर के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, तो आप इस चैप्टर के अकॉर्डिंग ही आंसर दीजिए ना. 19th सेंचुरी में क्या हुआ था? चीज़ें इमर्ज हुई थी भाई, एजुकेशन फील्ड में थोड़ा सा ग्रोथ हुई थी बेसिकली. देखते हैं. इन द 19th सेंचुरी मैनी न्यू आइडियाज अबाउट एजुकेशन एंड लर्निंग इमर्ज. न्यू आइडियाज किसको लेके कि एजुकेशन अच्छी ज़रूरी है भाई, होनी चाहिए, और लर्निंग इमर्ज हुई. हमने देखा था ना कि जो पेरेंट्स खुद लिटरेट नहीं थे, खुद पढ़े लिखे नहीं थे, वो भी अब अपने बच्चों को स्कूल भेजने लग गए थे. तो स्कूल जाना एक कॉमन चीज़ है, धीरे धीरे इस टाइम पे बन गई थी. मतलब पढ़ाई लिखाई एक अच्छा इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया था. काफ़ी लोग अपने बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए भेजते थे, एजुकेशन और लर्निंग के लिए. तो ये बदलाव आए थे, चीज़ें बदली थी 19th सेंचुरी में. याद आया? चल, Which first book did Rashundari Devi read when she learned alphabets? हाँ, 8th, मुझे लगा 9. कौन सी बुक है जो रशुंदरी देवी ने रीड करी थी जब उन्होंने अल्फ़ाबेट्स लर्न करना सीख लिया था? एक बुक पढ़ी थी ना, कौन सी? एक मैन्युस्क्रिप्ट थी. किसकी मैन्युस्क्रिप्ट थी? किसकी मैन्युस्क्रिप्ट थी? उन्होंने सबसे पहले वही पढ़ा. वो उसको पढ़ना चाहती थी, तो सबसे पहले उन्होंने भाई मेहनत करी, अल्फ़ाबेट को मैच करना सीखा, जो वर्ड रिमेंबर थे उसको मैच करती थी, रीड करती थी.
तो उन्होंने सबसे पहले जब ये सब मेहनत कर ली कि पढ़ना लिखना सीख लिया, तो सबसे पहले उन्होंने क्या पढ़ा, किसको रीड करा, ये बताओ। सबसे पहले उन्होंने किसको रीड करा? हमने देखा था ना, मैन्युस्क्रिप्ट थी चैतन्य भागवत। देखते हैं। राजसुंदरी देवी रेड चैतन्य भागवत, उन्होंने चैतन्य भागवत पढ़ी थी। आया समझ में? चल, हाउ इज इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड? जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे होता है उसको सेलिब्रेट किया कैसे जाता है? इंटरनेशनल वुमेन्स डे को सेलिब्रेट किया कैसे जाता है, देखते हैं। On International Women's Day, women all over the world come together to celebrate and renew their struggles. भाई जो उन्होंने मेहनत करी, जो मूवमेंट करें, जो स्ट्रगल करा है, जो इतनी मेहनत एफर्ट्स लगाएं, मिलती हैं, बात करती हैं, डिस्कस करती हैं और खुशी मनाती है। बहुत सारी वुमेन जो है मिलती हैं, ठीक है। तो ऑन इंटरनेशनल वुमेन्स डे वुमेन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, भाई ऑल ओवर द वर्ल्ड की वुमेन आती है। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल है ना। इंटरनेशनल, हम ये नहीं कह रहे नेशनल तो भाई हमारे इंडिया की, ऑल ओवर द वर्ल्ड दैट मीन्स इंटरनेशनल। भाई अलग अलग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से वुमेन आएंगी, वो मिलती हैं। जो भी इन्होंने नए चेंजेस या बदलाव कराए फॉर वुमेन्स के अपग्रेडेशन के लिए, वुमेन्स की ग्रोथ के लिए, वुमेन के डेवलपमेंट के लिए, तो फिर उसके लिए डिस्कस करती हैं, खुशी मनाती हैं, ठीक है। अच्छा, ये मनाया कब जाता है इंटरनेशनल वुमेन्स डे? इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। कब सेलिब्रेट होता है इंटरनेशनल वुमेन्स डे? 8 मार्च को। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। चलो, हाउ डिड रोकेया सखावत हुसैन कंट्रीब्यूट इन एजुकेशन ऑफ गर्ल्स? जो रोकेया सखावत हुसैन है, इनके बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। इन्होंने एजुकेशन, गर्ल्स की एजुकेशन के लिए कैसे कंट्रीब्यूट करा? किसने? रोकेया सखावत हुसैन। देखते हैं। रोकेया सखावत हुसैन स्टार्टेड अ स्कूल फॉर गर्ल्स इन कोलकाता। इन्होंने गर्ल्स के स्कूल भाई ओपन करा था कोलकाता में। हमने देखा था ना, जो अभी भी ओपन है गर्ल्स की एजुकेशन के लिए, इन्होंने क्या करा था? स्कूल को ओपन करा था, ठीक है। आया समझ में? आगे बढ़े। चलो, इन द 19th century many new ideas about education and learning emerged. How? 19th सेंचुरी में हमने देखा था ना, नए नए आइडियाज इमर्ज हुए थे एजुकेशन और लर्निंग को लेके। भाई एजुकेशन और लर्निंग क्या है? इंपॉर्टेंट है, होनी चाहिए। इवन मैंने जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो पेरेंट्स खुद पढ़े लिखे नहीं थे, वो भी अपने बच्चों को क्या स्कूल भेजने लग गए थे। तो हमें क्या करना है? एक्सप्लेन करना है ऐसा कैसे, ठीक है। इसका मतलब इस सेंटेंस का मतलब क्या है? In the 19th century, many new ideas about education and learning emerged. हाँ, emerged तो हुए थे. As schools became more common and communities that had never learned reading and writing started sending their children to schools. Despite so much of opposition, many women and men made efforts to open school for girls. अच्छा, पहले एक्सप्लेन करती हूँ बहुत अच्छे से, फिर उसको दोबारा देखेंगे। क्या कर रहे हैं इसमें? ये बोल रहे हैं कि बहुत से जो पेरेंट्स हैं क्या करने लगे थे? अपने बच्चों को स्कूल भेजने लग गए थे, ठीक है। एज स्कूल बिकम मोर कॉमन, स्कूल क्या बन गए थे? कॉमन बन गए थे। तो कम्युनिटीज जो खुद भी पढ़ी लिखी नहीं है, यानी इसका मतलब बदलाव आया, वो खुद भी इतने मतलब चीज़ों को समझ रहे थे कि हाँ भाई, हम भले ही पढ़े लिखे नहीं हैं, हमने कभी नहीं पढ़ा लिखा, पर हमारे बच्चों को हम स्कूल भेजेंगे। क्यों? क्योंकि भाई एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है, एजुकेटेड होना बेसिकली बहुत ज़रूरी, तो एजुकेशन तो देना ज़रूरी है भाई। सीखेंगे, समझेंगे, कुछ अवेयरनेस आएगी, है ना, अच्छे प्रोडक्टिव पार्ट बनेंगे। तो वो समझ गए थे कि ज़रूरी है, तो कॉमन हो गया था उस टाइम पे, स्कूल भेजना कॉमन हो गया था। रीडिंग एंड राइटिंग स्टार्टेड सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू स्कूल्स. डिस्पाइट सो मच ऑफ ऑपोजिशन, मैनी वुमेन एंड मेन मेड एफर्ट्स टू ओपन स्कूल फॉर गर्ल्स. इवन फिर भी स्कूल भेजना एक कॉमन चीज़ उस टाइम पे बन गई थी, बट हमने ये भी देखा था कि स्टिल जो गर्ल्स हैं उनके लिए स्कूल जाना तब भी एक क्या था? स्ट्रगल था। मतलब लोग बहुत अपोज करते थे। अब डिस्क्रिमिनेशन के कारण या प्रेफरेंस ऐसी दी जाती थी कि भाई अगर हमारे पास पैसा नहीं इतना, तो हम लड़कों पर खर्च करेंगे। लड़के तो भाई हमारे घर के भाई चिराग हैं, और लड़कियां क्या है? पराया धन है, शादी करके चली जाएंगी। क्या उन पे पैसा खर्च करना? उनकी शादी कर देंगे, उनको घर के काम सिखाएंगे, ठीक है। जब कोई गरीब पेरेंट्स होता है तो वो यही सोचता है, प्रेफरेंस मतलब ज़्यादातर ऐसा, मतलब उस ज़माने के हिसाब से बोल रही हूँ। आज के टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं है, गरीब भी हो तो भी भाई वुमेन के एजुकेशन के लिए, गर्ल्स के एजुकेशन के लिए पूरी मेहनत करते हैं। आजकल पढ़ना लिखना तो ज़रूरी है, सबको पता है, पर उस ज़माने के अकॉर्डिंग बात की जाए तो प्रेफर बॉयज़ को करते थे। डिस्क्रिमिनेशन, अगर सोसाइटी या फैमिली भाई भेदभाव कर रही है कि वैसे भी अफोर्ड भी कर पा रही है तो भी नहीं, लड़कियों का पढ़ना लिखना ज़रूरी नहीं भैया, लड़कियों को घर से बाहर मत निकलने दो, घर के काम सिखाओ। क्या करेंगी पढ़ लिख के? भाई करना तो उन्हें चूल्हा चौको ही, घर गैस ही चलाना है, रोटी बनानी है। आया समझ में? तो उस टाइम पे तब भी गर्ल्स की एजुकेशन के लिए अपोजिशन था भाई, अपोज करते थे काफ़ी लोग। फिर भी इतने अपोजिशन होने के बाद भी काफ़ी जो मेन है और वुमेन है, उन्होंने एफर्ट्स लगाए, मेहनत की और स्कूल्स ओपन करे गर्ल्स के लिए, क्योंकि उन्हें लगता था कि भाई
जो गर्ल्स पढ़ना चाह रही है, पढ़ना लिखना चाह रही है, बट उनके पेरेंट्स या तो गरीब है, नहीं अफोर्ड कर पा रहे, तो भाई यहाँ पे हमारे स्कूल में उनको पढ़ाओ लिखाओ, इस तरीके से अवेयरनेस फैलाई बेसिकली। तो ये सारे चेंजेस 19th सेंचुरी में आए थे। आया समझ में? क्लियर हुआ? क्या देखा हमने? अच्छे से समझते। इसमें हमने देखा कि क्या बदलाव आए। बदलाव ये आए कि स्कूल जाना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट उस टाइम पे कॉमन पार्ट बनने लग गया था, मतलब सबको ही भेजने लग गए थे स्कूल। इवन जो पेरेंट्स खुद भी पढ़े लिखे नहीं वो भी भेजने लग गए थे। फिर भी उस वक्त गर्ल्स की एजुकेशन को लेकर प्रॉब्लम थी। इतनी कुछ अपोजिशन और प्रॉब्लम के बाद भी काफ़ी मैन और वुमेन थे, उन्होंने क्या करा भाई, गर्ल्स की एजुकेशन के स्कूल्स ओपन करें। तो ये सारे चेंजेस हमें 19th सेंचुरी में भाई दिखे। क्लियर हुआ? आगे बढ़े, चलो। व्हाट डू यू मीन बाय वुमेन्स मूवमेंट? वुमेन्स मूवमेंट जो टर्म है, इससे आप क्या समझते हैं? देखते हैं। Women's movement means struggle by women to bring changes in spheres like education, legal reform, violence, health, etc. अब वुमेन्स मूवमेंट का मतलब जो स्ट्रगल होता है किसके लिए? वुमेन्स के लिए, है ना, औरतों के लिए जो स्ट्रगल है, जो औरतों के लिए स्ट्रगल और औरतों के द्वारा, आदमियों के द्वारा क्या रहता है भाई, जो मेनली उसमें औरतें ही होती है, चाहे वो इंडिविजुअल औरत हो या औरतों का ऑर्गेनाइजेशन हो, ग्रुप हो, वो किस लिए काम करती है, किस लिए स्ट्रगल और एफर्ट्स डालती है, ताकि भाई औरतों की लाइफ में बदलाव आए। जैसे वायलेंस ना हो, किसी प्रकार का हैरेसमेंट ना हो, उनके डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, तो इन सब के इंप्रूवमेंट के लिए, इनके चेंजेस के लिए भाई क्या होता है? वुमेन्स मूवमेंट। ठीक है। There are spheres where situation of women has improved, but a lot has to be done in order to change and improve the situation. बहुत से ऐसी जगह हैं जहाँ औरतों की जो जिंदगियाँ इंप्रूव हुई हैं, जैसे हेल्थ के मामले में, है ना, वुमेन्स की हेल्थ पे फोकस किया जाता है, उनकी एजुकेशन पे फोकस किया जाता है, प्रोफेशन के लिए फोकस किया जाता है कि भाई ऐसे काम लाए जाएँ ताकि वुमेन्स भी जॉब करें, है ना, ऐसी चीज़ें स्कीम्स हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा औरतें, लड़कियाँ भाई जॉब करें, सेल्फ सफिशिएंट बने। देयर आर स्फेयर्स वेयर सिचुएशन हैज़ बीन इम्प्रूव, मतलब बहुत से ऐसे स्फेयर है जहाँ पे सिचुएशन क्या हुई, इम्प्रूव हुई, बट अ लॉट हैज़ टू बी डन इन ऑर्डर टू चेंज एंड इम्प्रूव द सिचुएशन। बट फिर भी बहुत सी चीज़ें अभी भी करना बाकी, इनकी जो है सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सी चीज़ें अभी भी बची हुई हैं। आया समझ में? वुमेन इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली कम टुगेदर टू ब्रिंग दिस चेंजेस। अब ये जो चेंजेस होते हैं इसमें क्या होता है, इसमें कि ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही औरत मेहनत कर रही है, बहुत सी औरतें हैं, ग्रुप ऑफ वुमेन से क्या करें, इंडिविजुअली कलेक्टिवली इसके लिए काम कर रही है। मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि इंडिविजुअली कर रहे हैं, वुमेन्स का ग्रुप भी साथ में करता है। क्या करता है भाई, मूवमेंट करता है, दूसरों के लिए स्ट्रगल करता है। अगर मैं देख रही हूँ कि मेरे लिए, मैं कुछ सफ़र कर रही हूँ, मुझे कुछ प्रॉब्लम है, तो बाकी जो वुमेन्स है वो क्या करेंगी, वो मेरे सपोर्ट में आएंगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही है। तो क्या कह रहे हैं कि जो सिचुएशन है इंप्रूव हो गई, तो वुमेन इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली कम टुगेदर टू ब्रिंग दीज चेंजेस। ये जो चेंजेस है, ये जो बदलाव है, किसके लिए? वुमेन्स के इंप्रूवमेंट के लिए। किन किन फील्ड में? जैसे हम देख रहे हैं एजुकेशन में वुमेन्स का इंप्रूवमेंट हुआ है, आज सारी और लड़कियां पढ़ लिख रही हैं। लीगल रिफॉर्म्स में उनको अपने भाई लीगल राइट्स मिल रहे हैं। वायलेंस के लिए, अगर किसी भी प्रकार की प्रताड़ना है, वायलेंस उनके साथ हो रहा है तो उसके लिए। हेल्थ के लिए। क्लियर हुआ? Various women organizations also contribute to overcome the negative situation. बहुत सी जो women organization हैं वो contribute करती हैं overcome the negative situation. अब कुछ भी नेगेटिव सिचुएशन है, कुछ भी ऐसा लग रहा है अगेंस्ट जा रहा है, गलत तरीके से जा रहा है, नकारात्मक तौर पे जा रहा है, नेगेटिव वे में जा रहा है, तो उससे ओवरकम करने के लिए, उससे भाई उसको कम वो करने के लिए, बचने के लिए बेसिकली आया समझ में कि उसको कैसे टैकल करें, तो उसके लिए भी मेहनत करती हैं, क्योंकि उनको पता है बिना स्ट्रगल के भाई चीज़ें होने से रही। जैसी कंडीशन पहले वुमेन्स की थी, आज जो है बहुत बदल चुकी है। हमें अभी समझ में नहीं आएगा, जैसे हो सकता है मुझे भी इतना ना आए, आपको भी नहीं आएगा, बट अगर हम कुछ काफ़ी सालों पहले की बात करें, कुछ सालों पहले की भी, बिल्कुल कुछ नहीं, लाइक 50 कुछ सालों पहले की या 70-100 ईयर्स, तो बहुत अलग सिचुएशन थी वुमेन्स की। तो वो जब उस टाइम का कोई रहा होगा, जब कोई होगा ना, तो वो बताएगा भाई हमारे ज़माने में तो और लड़कियों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, हम छुप छुप के पढ़ते थे, पढ़ने नहीं दिया जाता था, हमने जिद कर करके पढ़ाई की भाई, लड़ झगड़ के। तो सोचो ज़रा, और आज के पेरेंट्स कैसे, नहीं पढ़ो लिखो, पढ़ना पड़ेगा, एक और कोर्स कर लो भाई, जो ज़रूरी है, जो सही लगे करो। चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं। कैसे बदली? ये जो स्ट्रगल हुआ है उसके पीछे। क्लियर हुआ? आया समझ में कि नहीं आया? अच्छा, आ गया ना? जब ये समझ में आ गया है तो अभी तक लाइक किया कि नहीं किया, पहले तो लाइक का बटन दबा दो फटाफट से। अभी भी लाइक नहीं किया है तो कोई बात नहीं, हमारे 12 क्वेश्चन हो गए हैं, अभी और भी क्वेश्चन बाकी हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन तो अभी शुरू ही हुए हैं, तो अभी बाकी है, लॉन्ग भी बाकी है। तो आप क्या कर दो, लाइक कर दो। अगर अभी तक भी नहीं किया तो फटाफट से लाइक का बटन दबा दो, फिर हम अपनी गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। चलो,
What are the rigid expectations from men and women in our society? हमारे जो समाज में औरत हो या आदमी, उनसे जो रिजिड एक्सपेक्टेशन है कि भाई बॉयज़ को तो जॉब करनी है ना, अच्छा पढ़ना लिखना है, अच्छे जो है एजुकेशन उसमें जाना है, अच्छा कोर्स लेना है, गर्ल्स को भाई है ना घर में काम करना है, ज़्यादा पढ़ना लिखना नहीं है, और पढ़ेंगी लिखेंगी जॉब करेंगी तो यही वाली जॉब करो, दूसरी तुम कर नहीं पाओगी। तो ये जो रिजिड एक्सपेक्टेशंस है सोसाइटी को, तो ये क्या है देखते हैं भाई। मैंने तो जस्ट आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया, बाकी हमारा आंसर क्या कह रहा है देखते हैं। Many people believes in stereotypes such as women can better work as nurses and men as army officers. It is thought that women are more patient and gentle. Hence, they can be better nurses, and as science requires a technical mind, women are not capable of dealing with technical things. अब आप बोलोगे मैम आपने तो एक ही बार में रीड कर दिया। रीड तो मैंने कर दिया, तो मैं दोबारा रीड करके आपको एक्सप्लेन करूंगी। ये मैं अपने फ्लो के लिए पढ़ रही थी कि पहले मैं देखूं, एक्सट्रैक्ट करूं उसमें से, फिर आपको एक्सप्लेन करूंगी। देखो, सोसाइटी एक्सपेक्टेशन, उम्मीदें। एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या होता है, जैसे मम्मी बोलती ना, तुमने तो मेरी उम्मीदों पे पानी फेर दिया, तुमने तो मेरी एक्सपेक्टेशंस पे पानी फेर दिया, मैंने तो सोचा था तुम 90 अबव लेकर आओगे, मैंने तो सोचा था तुम इसमें ये लेकर आओगे। बहुत सी चीज़ें मम्मी को बहुत से एक्सपेक्टेशंस हो जाते हैं, तो वही एक्सपेक्टेशन, उसी की बात करें। तो ये कैसे रिजिड, रिजिड एक्सपेक्टेशन मतलब कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। ऐसा आपने एक्सपेक्ट किया ऐसा होना है तो ऐसा होना है, ये नहीं देख रहे कि उस पर क्या बीत रही है, वो उसकी कैपेबिलिटी रखता है कि नहीं रखता, उसको उस चीज़ में इंटरेस्ट है कि नहीं। आपको कोई चीज़ से कोई मतलब नहीं है, आपकी बस जो उम्मीदें हैं वो पूरी होनी चाहिए। तो ये क्या है, रिजिड एक्सपेक्टेशन। क्या है सब ये भाई, ये है रिजिड एक्सपेक्टेशंस। क्लियर हुआ? तो मैनी पीपल बिलीव इन स्टीरियोटाइप सच एज वुमेन कैन बेटर वर्क एज नर्सेस। मतलब बहुत से स्टीरियोटाइप यही है, धारणाएं बनी है कि जो वुमेन है वो अच्छी नर्सेस बन सकती है। वुमेन क्या बन सकती है, वुमेन अच्छी नर्स बन सकती है, और जो मैन है मैन आर्मी ऑफिसर्स बन सकते हैं। आप भी सोचोगे हाँ ये तो सही बात है, आपके माइंड में भी ये आ रहा होगा ना कि अगर आपको बोलूँ मैं, आपको ज़रा मैं बोलूँ प्रोफेशन चेंज कर दो, मैं बोलूँगी कि वुमेन को आप आर्मी ऑफिसर्स के तौर पे इमेजिन करो, तो आप करोगे तो आपको हंसने लगोगे, या आप बोलोगे नहीं नहीं सही नहीं लग रहा है। जैसे ही आप वुमेन को नर्स के तौर पे इमेजिन करोगे तो आपको लगेगा हाँ ये परफेक्ट फिट है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी ने दिमाग में डाल दिया ना, ये स्टीरियोटाइप बना दिया, ये गलत है। ठीक है, तो भाई हम क्या इमेजिन करते हैं, अगर स्टीरियोटाइप की बात करें तो ये इमेजिन करते हैं ना कि वुमेन नर्स बन सकती है, मैन आर्मी ऑफिसर। इट इज़ थॉट दैट वुमेन आर मोर पेशेंट एंड जेंटल। ऐसा इसीलिए क्योंकि वुमेन को क्या माना जाता है कि बड़ी ही जेंटल, भाई ममता की मूरत होती हैं, बड़ी ही कह सकते धैर्यवान होती हैं, धैर्य होता है इनमें, पेशेंट होता है बेसिकली, ऐसा हम कहते हैं। वुमेन में पेशेंस होता है क्या, मैन में पेशेंस नहीं होता? हमारे घर में हमारी मम्मी जो है चुप रहती है और पापा हमेशा गुस्सा करते रहते हैं। हो सकता है ऐसा भी होता, बट क्या सबके घरों में ऐसा होता है? हमने देखा होगा भाई ज़्यादातर जो पापा है, बड़े भैया लोग हैं, कितने ज़्यादा शांत रहते हैं, मतलब समझते हैं चीज़ों को, और मम्मी या भाई दीदी लोग गुस्सा करनी एकदम से। तो क्या हमने लिख दिया यहाँ पे तो यही होना है, मतलब जो है मैन जेंटल हो ही नहीं सकते। मैन जेंटल हो गए तो भाई केस हो जाएगा उनमें, क्राइम हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। तो ये क्या एक्सपेक्टेशन गलत है ना कि वुमेन जेंटल होती, पेशेंट होती, मैन नहीं हो सकते। मैन भाई जो है आदमी लोग ममता की मूरत नहीं हो सकते, मतलब बेसिकली वो धैर्यवान नहीं हो सकते। आया समझ में? They can be better nurses, and as science requires a technical mind, women are not capable of dealing with technical things. ये भी मानते हैं कि वुमेन का क्या है भाई, वो टेक्निकल थिंग्स नहीं कर सकती, तो वो साइंस नहीं ले सकती। मैंने आपको कितने बार एग्जाम्पल दिया कि आप खुद मैग्नेट ब्रेन्स की फैकल्टी में देखते हो, तो क्या साइंस की टीचर आपको फीमेल नहीं दिखती? सारे क्या मेल टीचर्स हैं साइंस सब्जेक्ट के? साइंस हो बायो, आपको बस मेल दिख रहे हैं क्या? फीमेल टीचर्स हैं। दैट मीन्स कर सकती है ना भाई, टेक्निकल काम कर सकती है। टेक्निकल काम, और अगर वैसे कैलकुलेटिव वर्क में देखें तो भाई मैथ्स की भी टीचर है, तो मैथ्स में भी कैलकुलेशन लगता है, तो वो भी फीमेल मेल दोनों है। तो इसका मतलब क्या है, दोनों ही कर सकते हैं ना। ये तो बस आपकी माइंड की कैपेबिलिटी की बात है कि हाँ वो बात अलग है कि इनबिल्ट आप उस चीज में अच्छे नहीं हो, वो अलग अलग बात है। बट आप खुद से कैसे डिसाइड कर रहे हो कि भाई वुमेन दिख रही है तो नहीं 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 ये नहीं कर पाएगी भैया, इसको टेक्निकल काम कैलकुलेशन वाले काम मत दो, इनसे ना हो पाएगा। तो ये क्या है, ये तो आपने अपनी मर्जी से कुछ भी इमेज बना ली, गलत है ना। उससे काम करवाओ, वो नहीं कर पाए तो बात और है, दैट मीन्स उसको नहीं आ रहा। क्लियर? Because of this kind of thinking, girls do not get the same support as boys. अब इन्हीं थिंकिंग के कारण भाई, इन्हीं सोच के कारण जो गर्ल्स को ऐसा सपोर्ट अपने पेरेंट्स से मिल नहीं पाता है जितना बॉयज़ को मिल जाता है। मतलब अगर जैसे गर्ल्स बोलेंगी कि मम्मी मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे मैथ्स लेना है, तो मम्मी पापा बोलेंगे नहीं 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 नहीं, तुम भाई मैथ साइंस वगैरह मत लो, तुम नहीं कर पाओगी, फालतू ये सब तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम कोई दूसरा सब्जेक्ट लो जो तुम आराम से कर लो। कुछ
मान जाते, कुछ भाई बड़ी मुश्किल से मानते और कुछ मानते ही नहीं है। तो क्यों नहीं मान रहे हो और क्यों मुश्किल से मान रहे हो? उसको इंटरेस्ट तो उसकी सुनो ना, उसको पता होगा मैं क्या कर पाऊंगी क्या नहीं कर पाऊंगी। आप उनकी नहीं सुन रहे हो, आप अपने जो एक्सपेक्टेशन है, जो रिजिड आपने भाई डाला हुआ है कि नहीं 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 करना मतलब नहीं करना, तो ये गलत है ना। आया कि नहीं आया समझ में? क्लियर हुआ? ऑल्सो गर्ल्स आर इंकरेज टू गेट मैरिड आफ्टर दे कंप्लीट देयर स्कूलिंग। अब उल्टा उनको इंकरेज ही किया जाता है कि बेटा स्कूल पढ़ लिया है, इतना तो पढ़ लिख गई हो कि पढ़ना लिखना जानती हो, अब बेटा ज़्यादा पढ़ने लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एट लास्ट तुम पढ़ लिख भी लोगी तो क्या करोगी बेटा? संभालना तो तुम्हें किसी नहीं है, तो शादी कर लो, हमारा माँ बाप का बोझ हल्का करो। एक टिपिकल डायलॉग जो हिंदी मूवीज़ में भी आप सुनते हो, सीरियल्स में सुनते हो, और घर में भी सुनने को मिल ही जाता हो कहीं ना कहीं, किसी के और से मुंह से सुना होगा किसी और के लिए। क्या है मतलब, आप ये उनको क्या बस यही आपका बस यही है कि बस यही सोच के बैठे हो कि गर्ल्स हैं तो उनको बस शादी करके दूसरे घर भेजना है, तो क्या पढ़ाना लिखाना। आज के ज़माने में सिचुएशन चेंज है, बट ये जो स्टीरियोटाइप से कहीं कहीं जगह अभी भी बने हुए हैं। तो ये क्या है? रिजिड एक्सपेक्टेशन है ना। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई आप ऐसी चीज़ें मत लो जो आप नहीं कर सकते। आप क्या करो, आप तो भाई लड़की हो तो आपको शादी कर लेनी चाहिए स्कूल के बाद। ये फालतू के एक्सपेक्टेशन है, बेफिजूल के, कोई सेंस नहीं, कोई तुक नहीं। उससे तो पूछो। हाँ, अगर वो खुद से बोल रही है तो बात अलग है भैया, उसको शौक है, वो उसकी इंटरेस्ट है, उसने जो बोल दिया तो बात अलग है। बट उससे तो पूछो वो क्या चाह रही है। नहीं, आपने फैसला सुना दिया, अब वो बेचारी रो रही है, टेंशन में है, नहीं कोई मतलब नहीं है, हमने तो फैसला सुना दिया, पत्थर की लकीर। क्लियर हुआ? तो ये क्या है? रिजिड एक्सपेक्टेशन जो सोसाइटी या फैमिली हमसे रखती है, जो कि गलत है। क्लियर? आया समझ में भाई? चल, Rokeya Sakhawat Hussain was stopped from learning English and Bangla. Why? How did she manage to learn these languages? हमने रोकेया सखावत हुसैन के बारे में पढ़ा था कि उनको उर्दू तो आती थी, उर्दू लिखना पढ़ना आती थी उनको, और अच्छे रिच फैमिली में भाई उनका जन्म हुआ था, अच्छे पैसों वाली फैमिली थी, है ना। उनको उर्दू लिखना पढ़ना आता था, बट इंग्लिश और बांग्ला लैंग्वेज के लिए उनको मना करा हुआ था कि नहीं, लड़कियां इंग्लिश बांग्ला में कोई ज़रूरत नहीं है। लड़कों को नहीं बोला था, बट लड़कियों को इंग्लिश बांग्ला साफ मनाई थी, नहीं नहीं पढ़ सकते। क्यों थी? और हाउ डिड शी मैनेज टू लर्न दीज लैंग्वेजेस? क्यों थी और कैसे वो इस लैंग्वेज को लर्न करने में कामयाब हुई? अच्छा, हमने देखा था क्यों थी। ऐसा मानते थे ना कि गर्ल्स अगर इंग्लिश सीखेंगी तो दैट मीन्स भाई बेसिकली अगर हिंदी में जो हम एक टर्म यूज करते, समाज हमारा जो आपने सुना होगा कि भाई हवा में उड़ने लगेंगी लड़कियां, ज्यादा मत पढ़ाओ लिखाओ, ज्यादा मत भाई बाहर भेजो जॉब के लिए, लड़कियां हवा में उड़ने लगेंगी। ये डायलॉग आप सुनते हो आस पड़ोसी से, भाई नेबरहुड वाले कान भर देते मम्मी पापा के, है ना। जिसको हवा में उड़ना होगा तो वैसे भी उड़ जाएगा, जिसको नहीं उड़ना होगा आप खुद भी छोड़ दो वो नहीं उड़ेगा, है ना। वो तो अपने अपने इनबिल्ट नेचर है। अब बात आती है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या माना गया था भाई रोकेया के केस में कि लड़कियां जो इंग्लिश सीखेंगी पढ़ेंगी यानी न्यू आइडियाज से एक्सपोज होंगी, है ना, उनको नए नए भाई वो अपना दिमाग चलाएंगी, मॉडर्न बनेंगी, जो कि सही नहीं है, जो कि लड़कियों के लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो उनकी सेफ्टी और उसके लिए भाई ठीक है उनको नहीं सीखने दिया जाए। हाँ, लड़के ज़रूर इंग्लिश बांग्ला सीखे, बट गर्ल्स को नहीं सीखना चाहिए। अब उनके अंदर जज्बा था, उनको बहुत इंटरेस्ट था। अब जहाँ पे बात आ जाती इंटरेस्ट की, पैशन की, तो फिर आपको कोई रोके भी तो भी आप नहीं रुकेंगे। चुपके से ही सही, चोरी से ही सही, आपको पैशन अपना भाई अचीव करना है तो आप करेंगे। अब रोकेया को बहुत ज़्यादा भाई पसंद था, शौक था, उन्हें बहुत इंटरेस्ट था सीखने में इंग्लिश और बांग्ला। तो उन्होंने अपने बड़े भाई और बड़ी बहन की हेल्प से उन्होंने इंग्लिश और बांग्ला लैंग्वेज सीखी, उसको मतलब पढ़ना बोलना सीखा। अच्छी बात है भाई। हमने ये भी देखा था कि उन्होंने जब वो इंग्लिश स्किल्स की अपनी प्रैक्टिस कर रही थी तो उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका टाइटल क्या था, याद करो उसका टाइटल क्या था। रोकेया सखावत हुसैन की बुक का टाइटल क्या था जो उन्होंने लिखी थी जब वो इंग्लिश स्किल प्रैक्टिस कर रही थी? याद करो। आंसर तो अभी मैं आपके सामने नहीं लिखाऊंगी क्योंकि मैं अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर आप इंतजार करोगे कि मैम आंसर दिखा दो तो हम बता देंगे, तो हो सकता है आंसर में वो चीज़ ना हो। मैं तो आपसे पूछ रही हूँ कौन सी बुक लिखी थी भाई? सुल्तानाज ड्रीम, है ना, सुल्ताना का सपना, ये उन्होंने देखी थी, मतलब लिखी थी टाइटल। उसमें एक लेडी लैंड था। क्या था उसमें कि लेडीज़ जो मतलब वुमेन्स है, गर्ल्स है, उनको आज़ादी है, वो जो चाहे पढ़ सकती हैं, जो चाहे काम कर सकती है। भाई वुमेन अपनी ब्रेन पावर से कैसे मैन को डिफीट कर रही हैं, इंटेलिजेंस से कितनी ज़्यादा इनोवेटिव है, इन्वेंशन कर रही है, फ्लाइंग कार्स बना रही है, प्लेन्स उड़ा रही है। तो क्या है, काफ़ी मॉडर्न इनोवेटिव उन्होंने एक बुक का टाइटल भाई इस तरीके से उन्होंने इसमें मेंशन किया था। वो खुद कितनी एजुकेटिव हुई और उनको खुद क्या न्यू आइडियाज़ है इसके थ्रू उन्होंने कन्वे करा। क्लियर हुआ? अब भाई हम हमारा आंसर देखते हैं। ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया जो हमने चैप्टर में पढ़ा था। आंसर क्या कहता है देखते हैं।
Rokeya Sakhavat Hussain was stopped from learning English and Bangla because in those days English was seen as a language that would expose girls to new ideas and people thought these ideas were not correct for them. अब जो रोकेया सखावत हुसैन थी उनको जो हमसे क्वेश्चन पूछा था ना कि क्यों उन्हें इंग्लिश और बांग्ला सीखने से रोका गया था, तो उस ज़माने में ऐसा माना जाता था कि अगर भाई इंग्लिश सीखेंगी लड़कियां तो कैसी होंगी, नई नई चीज़ें आएंगी उनके दिमाग में, वही मॉडर्न थिंकर ना बन जाए, जो कि उनके लिए अच्छा नहीं है, उनकी परवरिश के लिए बेसिकली करेक्ट नहीं है, तो कोई ज़रूरत नहीं उन्हें इंग्लिश सिखाने की, कोई ज़रूरत नहीं है. She managed to learn these languages with the support of her elder brother and sister. अब उनके अंदर पैशन था, जैसे कि मैंने बताया, जहाँ पैशन और इंटरेस्ट आ जाता है फिर कोई भी आके रोक ले, कितनी भी मजबूत ताकत आपको रोक ले, कोई नहीं रोक सकता. ठीक है, आपके दिमाग में उभर चुका है कि नहीं आपको तो वो अचीव करना है, मतलब करना है, फिर आप नहीं देखोगे कि सामने कौन है, जैसे जैसे आप कर ही लोगे. तो उन्होंने भी करा, उन्होंने अपने बड़े भाई और बड़ी बहन की हेल्प से ये लैंग्वेजेस को सीखा. क्लियर हुआ? वही है ना जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, कुछ अलग तो नहीं है, है ना? सही है ना? सेटिस्फाइड हैं आप, खुश हैं? आगे बढ़ जाएं. चलो, जब खुश हैं तो क्या कर दो भाई, अभी भी अगर लाइक नहीं करा है तो खुशी खुशी लाइक कर दो. फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे. चलो, क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 15? राइट अबाउट वेरियस सोशल ग्रुप्स इन देयर स्कूलिंग. हमें क्या बताना है? सोशल ग्रुप्स के बारे में बताना है और उनकी स्कूलिंग के बारे में बताना है. जरा देखिए भाई क्या है हमारा आंसर. There are several social groups such as scheduled caste, official term for Dalits, scheduled tribes STs, official term for Adivasis, Muslim communities etc. अच्छा, किसका नाम लिया है? यहाँ पे हम देख रहे हैं SC, ST और मुस्लिम. SC कैटेगरी के लिए जो शेड्यूल कास्ट है उनके लिए कौन सा टर्म यूज होता है? दलित यूज होता है. कौन सा टर्म यूज हो रहा है इनके लिए? दलित टर्म यूज हो रहा है. एसटी कैटेगरी के लिए कौन सा टर्म यूज हो रहा है? आदिवासी. ठीक है, ट्राइब्स है ना, इसीलिए. क्लियर? ये देखो, देख लो अच्छे से, यहाँ पे जो लिखा है मैंने इसलिए टेबल फॉर्म में लिख दिया, टेबुलर फॉर्म में, ताकि आपको इजिली याद हो जाए. ओके, अब क्या बोल रहे हैं? ये जो ग्रुप है, कौन से ग्रुप है? एससी कैटेगरी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और मुस्लिम कैटेगरी, इनकी स्कूलिंग के बारे में, है ना? कैसे स्कूलिंग होती है, ड्रॉप आउट रेट, लीव करते हैं या कंटिन्यू करते हैं स्कूल. अच्छा, जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे हमने देखा था कि जो नॉर्मल, जो अदर कैटेगरी की गर्ल्स है, ऑल जिसमें था, वो गर्ल्स ज़्यादा थी, उनका परसेंटेज ज़्यादा था स्कूल जाने में, है ना? और ड्रॉप आउट रेट, उनका स्कूल छोड़ने का रेट क्या था? कम था. अब जो SC ST इनका जो था क्या था? रेट बहुत ज़्यादा था. मतलब SC ST के बच्चे, लड़कियां स्पेशली ज़्यादा थी जो स्कूल ड्रॉप कर देती थी बीच में. भाई पढ़ते पढ़ते बीच में स्कूल छोड़ दिया. अब वो डिस्क्रिमिनेशन के कारण होगा या पॉवर्टी के कारण होगा या कुछ भाई ऐसा होगा कि भाई स्कूल फैसिलिटीज के कारण, जो भी रीज़न हो, बट इनका रेट ज़्यादा था. मतलब इनका जो परसेंटेज था बेसिकली, ड्रॉप आउट परसेंटेज, वो ज़्यादा था एज कम्पेयर टू दी अदर कैटेगरी. कौन सी? जो ऑल कैटेगरी, जिसमें नॉर्मल सारी कैटेगरीज थी. अब देखते हैं भाई यहाँ पे क्या कह रहा है हमारा आंसर. It has been observed that girls belonging to SC and ST communities are less likely to remain in school and girls from Muslim community drop out without even completing their primary school. अब SC ST का तो हमने देखा था कि कंटिन्यू नहीं करती, बीच में, जैसे चाहे प्राइमरी लेवल पे हो, अपर प्राइमरी लेवल पे हो या सेकेंडरी लेवल पे हो, कहीं भी कभी भी लोग जो है ड्रॉप आउट, मतलब स्कूल छोड़ सकते थे, रीज़न जो भी हो. और छोड़ा भी था तो हमने देखा था इनका परसेंटेज ज़्यादा था. मतलब ये लोग लड़कियां, SC ST कैटेगरी की लड़कियां, अपनी स्कूलिंग जो है पूरी कंप्लीट नहीं करती थी, बीच में स्कूल छोड़ देती थी. कारण अब जो भी हो, मैंने जैसे कि आपको बताया, फिर से बता रही हूँ, चाहे पॉवर्टी हो सकती, गरीबी. भाई जब गरीबी है, फीस देने के पैसे नहीं, तो कैसे भाई मम्मी पापा जो है उनके पेरेंट्स अफोर्ड कर पाएंगे? डिस्क्रिमिनेशन, अगर भेदभाव कर रहे हैं कि नहीं कोई ज़रूरी नहीं है लड़कियों को पढ़ाना लिखाना, भले अफोर्ड भी कर पा रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, किचन ही संभालना है ना, क्या करोगी पढ़ लिख के, तुम तो पराया धन हो, दूसरे घर चली जाओगी, क्यों तुम पे खर्चा करें? डिस्क्रिमिनेशन. या स्कूल में टीचर ही डिस्क्रिमिनेट कर रही है या अदर बच्चे चिढ़ा रहे हैं, तो बच्चे बेचारे बच्चे हैं, मासूम होते हैं, वो ज़रा सा भी उनको बाहर ऐसा एक्सपीरियंस मिलता है तो ट्रॉमा में चले जाते हैं, डर नहीं लग जाते हैं,
उनको कॉन्फिडेंस पूरा चला जाता है उनका, है ना, उनके दिमाग में असर पड़ता है कि देखो हमें अच्छा नहीं लग रहा, शर्म आती है, अब तो हम बड़े, हम तो समझदार है। पर आप लोग की बात करें, अगर आपको कोई चिढ़ाएगा तो दूसरे दिन आपको स्कूल जाने में बहुत अजीब लगेगा, आपको बहुत बुरा लगेगा कि मैं कैसे उनको फेस करूं, ये लोग तो मुझे चिढ़ाते हैं, अब इनके पास इतने अच्छे ड्रेस हैं, इनके पास इतने अच्छे बॉक्स हैं, बैग है, मेरे पास नहीं है, तो मैं मम्मी से जिद करूंगा, अब मम्मी नहीं ला के देगी तो मुझे शर्म आएगी उनके सामने जाने में। तो ये सब क्या है, ये बच्चों के दिमाग में चले आते हैं, तो बेचारे इस डर से स्कूल जाना छोड़ देते हैं। तो कुछ ये रीज़न भी हो सकता है, ठीक है। तो रीज़न जो भी हो, अगर हम यहाँ की बात करें, कुछ भी रीज़न हो, पर जो SC ST कैटेगरी की गर्ल्स है वो स्कूल बीच में छोड़ देती हैं। अब बात करें मुस्लिम कम्युनिटी की, तो वहां का तो हाल और भी क्या है, बहुत ज़्यादा बेकार है। कैसे कि वो लोग तो अपनी प्राइमरी क्लासेस भी मतलब प्राइमरी स्कूल भी कंप्लीट नहीं करते। प्राइमरी हमने देखा था ना, 1st से 3rd देखा था हमने इस तरीके का, 1st to 5th कुछ देखा था प्राइमरी, तो प्राइमरी स्कूल भी पूरा नहीं करते और उनको स्कूल छुड़वा दिया जाता है। तो मतलब कितना गलत है, मतलब लगभग उनने बस थोड़ा सा लिखना पढ़ना हल्का फुल्का सीखा होगा और हटा दिया स्कूल से। तो ये हालत है, ठीक है। ये सब हमने हमारे चैप्टर में देखा था सेंसस में। गर्ल्स फ्रॉम SC and ST communities remain in school for around 4 years, whereas Muslim girls spend just 3 years. बात करें, हमने ये भी देखा था कि लगभग प्राइमरी स्कूल में बात करें तो जो SC ST कैटेगरी की गर्ल्स हैं वो एटलीस्ट 4 साल तक कंप्लीट करती हैं, मतलब 4 साल तक रहती हैं पूरा। बट जो मुस्लिम गर्ल्स है सिर्फ 3 ईयर ही एजुकेशन करती है और उनको उसके बाद जो है छोड़ना पड़ता है। अब रीज़न जो भी है, छोटे बच्चे हैं भाई, उनको क्या पता, उनके पेरेंट्स जो करवाएंगे वो तो वही करेंगे, प्राइमरी लेवल की बात है ना। जो भी रीज़न है, तो हमें इससे पता चलता है कि अदर सोशल ग्रुप में कैसी स्कूलिंग और क्या कंडीशन रही है। आया समझ में, क्लियर हुआ, जिससे हमें ये समझ में आया कि कंडीशन जो भी हो बेकार ही है, उस तरीके से देखा जाए अच्छी नहीं है भाई। जो भी रीज़न हो, स्कूल छोड़ना बहुत गलत है, बहुत बहुत बेकार से बेकार हालत हो जाए तो फिर बात अलग है। बट अगर पेरेंट्स अगर ऐसा करें, चलो बच्चा तो डर रहा है उसकी बात हटा दो, उसको चिढ़ाया जा रहा है, उसको फिर समझा देंगे, पर अगर पेरेंट्स खुद से ऐसा कर रहे हैं दूसरों के कहने पे, तो ये तो बहुत गलत है। क्लियर हुआ, आया समझ में, आगे बढ़े भाई। देखो भाई, स्कूल कितना ज़रूरी है अब आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। इसलिए खुशी खुशी स्कूल जाया करो, रोते रोते नहीं। राइट ब्रीफ नोट अबाउट रामाबाई। किसके बारे में लिखना है हमें, छोटा सा भाई ब्रीफ नोट, ज़्यादा बहुत लंबा नहीं खींचना, ब्रीफ नोट रामाबाई के बारे में। रामाबाई को एक टाइटल दिया था। रामाबाई को कौन सा टाइटल दिया था, क्या कोई कृपया करेगा, मतलब कृपा करेगा बेसिकली कमेंट में बताने की, कृपया करके कृपा करें और कमेंट में आंसर करें, उत्तर दें, है ना। हिंदी इंग्लिश दोनों क्लासेस हो रही है, ठीक है। आंसर करो, चलो फटाफट से बताओ ज़रा मुझे कि रामाबाई को कौन सा एक टाइटल दिया गया था। अच्छा, उनको सुल्ताना का टाइटल दिया था, उनको पंडिता का टाइटल दिया था, किसका टाइटल दिया था, इजी है बता दोगे। पंडिता का टाइटल दिया था रामाबाई को। क्यों दिया था, क्योंकि वो संस्कृत लैंग्वेज लिखना और भाई पढ़ना जानती थी। अब संस्कृत से हम क्या सोचते हैं भाई, जो पंडित कैटेगरी के लोग होते हैं, है ना, या जो ब्राह्मण कैटेगरी के लोग होते हैं, उन लोग वेद पढ़ते हैं, उन लोग की संस्कृत अच्छी होती है, संस्कृत पढ़ना लिखना जानते हैं, तो उन लोगों को पंडित बोलते हैं। अब इनको भी संस्कृत पढ़ना लिखना आता था, जबकि हमने ये भी देखा था कि वो कभी भी स्कूल नहीं गई थी। जो रामाबाई है कभी स्कूल ही नहीं गई, उन्होंने पढ़ना लिखना अपने पेरेंट्स से सीखा, सोचो ज़रा। और आप लोग स्कूल जाते हैं और पढ़ने लिखने में आपका मन नहीं लगता, कोई बात नहीं, मैग्नेट ब्रेन्स तो है ही, यहाँ पे तो पढ़ने मन लग ही जाता है, अच्छे मार्क्स आ ही जाते हैं, बस लाइक करते रहा करो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, और कंटिन्यूस क्लासेस देखा करो, ठीक है, ओके। अब हमें क्या रामाबाई के बारे में बात करनी, तो हमने देखा था कि वो पढ़ी, स्कूल नहीं जाती, स्कूल कभी नहीं गई, उन्होंने अपने पेरेंट्स से पढ़ना लिखना सीखा। उनको एक टाइटल दिया गया था, किसका, पंडिता का, इसलिए क्योंकि वो संस्कृत लिखना पढ़ना जानती थी, जो कि उस जमाने में एक बहुत ही अच्छी बात थी, मतलब एज अ वुमेन, क्योंकि मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी रही, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी रही है ना, कि मेल हैं तो वही सब करते हैं, वेद वगैरह से रिलेटेड, पूजा वगैरह कराना, ब्राह्मण ये सब, तो वुमेन है, ऊपर से वो खुद को तो कभी स्कूल नहीं गई, बट उनके लिए एक बहुत बड़ा टाइटल ये था, इंपॉर्टेंट था, ठीक है। बाकी हमारा आंसर क्या कह रहा है, जरा इसको भी देख लेते। Ramabai campaigned the cause of women's education. She never went to school but learned to read and write from her parents. अब उन्होंने क्या करा, हमने बताया ना मैंने आपको कि वो एजुकेशन तो वो कभी ऐसे मतलब उन्होंने स्कूल में नहीं ली, बट उन्होंने अपने पेरेंट्स से पढ़ना लिखना सीखा। She was given the title Pandita because she could read and write Sanskrit, a remarkable achievement as women then were not allowed such knowledge. अब पंडिता का टाइटल उन्हें क्यों मिला, जैसे कि मैं अभी आपको बता चुकी थी, क्योंकि वो रीड और राइट कर सकती थी संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, इसीलिए उन्हें पंडिता का टाइटल मिला था।
अ रिमार्केबल अचीवमेंट, ये क्या है, एक बहुत ही रिमार्केबल अचीवमेंट है बेसिकली। एज वुमेन देन वर नॉट अलाउड सच नॉलेज, क्यों, क्योंकि उस वक्त इतना नॉलेज मिलना, ये सब होना अलाउ नहीं था, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा, भाई उनको आती थी बेसिकली संस्कृत, तो बहुत बड़ी बात थी, इसलिए उन्हें पंडिता का टाइटल दिया गया था। She went on to set up a mission in Khedgaon near Pune in 1898, where widows and poor women were encouraged not only to become literate but to be independent. हमने देखा था ना, उन्होंने एक मिशन सेट किया था पुणे में, रामाबाई ने। वो किसके लिए सेट किया था, भाई जो पुअर, बहुत गरीब औरतें हैं, लड़कियां हैं, या विडो औरतें हैं, जो विधवा औरतें हैं, उनके लिए। क्या, ताकि वो वहाँ पढ़े लिखे, एजुकेटेड बने, साथ में इंडिपेंडेंट भी बने, मतलब छोटा मोटा काम भी करना सीखे। हमने देखा था ना कौन सी स्किल सिखाई जाती थी, कारपेंट्री की स्किल, जो है प्रिंटिंग प्रेस की स्किल, जो उस टाइम पे आज भी नहीं इवन सिखाई जाती, तो उस टाइम पे सिखाई जाती थी। क्यों, सिर्फ इसीलिए ताकि भाई जो वुमेन से सेल्फ सफिशिएंट बने, किसी के पीछे ऐसे किसी के भरोसे ना जिंदगी कटे, उनके एजुकेटेड बने, भाई पढ़े लिखे और सेल्फ सफिशिएंट बने। क्लियर हुआ, आया समझ में, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं भाई। चल, Why don't girls get the same support as boys? क्यों भाई लड़कियों को सेम सपोर्ट नहीं मिलता जैसे लड़कों को मिलता है, क्या रीजन है, क्यों लड़कियों को सेम सपोर्ट नहीं मिलता जैसे बॉयज को मिलता है? आपको क्या लगता है क्यों नहीं मिलता, कुछ आपको आइडिया? इतने अच्छे से चैप्टर हमने पढ़ा, पूरा बहुत अच्छे से समझा, तो आइडिया तो आप दे ही सकते हो कि क्यों सेम सपोर्ट नहीं मिलता। देखते हैं। Many girls do not get the same support as boys because of the stereotypes which prevent looking at girls and boys as unique individuals and not according to their gender. अब ये है कि उनको क्या देखा जाता है, उनको ना ऐसा माना जाता है कि भाई जेंडर के तौर पे कि ये लड़का है, ये लड़का ऐसा करेगा, ये लड़की ऐसा करेगी, लड़की के लिए यही सब्जेक्ट चाहिए, लड़के के लिए वही सब्जेक्ट चाहिए, लड़की है तो भाई पेशेंस रहता है, लड़के हैं तो भाई बहुत रूड रहते हैं, लड़कियां हैं रोती हैं, लड़के रोते नहीं। तो ये क्या है, ये सब के कारण भाई एक्सपेक्टेशन जो सेट करें, लड़कियां हैं टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकती, कैलकुलेशन नहीं कर सकती इतना अच्छा, तो उन्हें ये सब्जेक्ट मत दिलवाओ। लड़के हैं भाई आपको जॉब करना है, आपको अच्छा भाई कोर्स करिए, करियर सेट करना है, क्यों, क्योंकि आपको पैसा कमाना है, अच्छी सैलरी कमानी है, और लड़कों को तो ये जरूरी है भाई, लड़के घर चलाते हैं। तो ये सब क्या है, इन सब के कारण भाई फर्क होता है। अब बात करें लड़कियों की कि क्यों सेम सपोर्ट नहीं मिलता, तो क्यों, बिकॉज ऑफ स्टीरियोटाइप। ये जो स्टीरियोटाइप है, स्टीरियोटाइप कैसा, which prevent looking at girls and boys as unique individual and not according to their gender। मतलब उनको कैसे देखते हैं, उनको जो ये रोकता है इस तरीके से कि वो यूनिक इंडिविजुअल है, भाई उनका भी अपना टैलेंट है ना। ये क्यों देख रहे हो कि हाँ आप वो लड़की हो, तो लड़की है तो भाई वो कैलकुलेशन नहीं कर सकती, साइंस नहीं पढ़ा सकती, या मैथ्स नहीं पढ़ सकती, साइंस नहीं पढ़ सकती, जो भी डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकती, उससे एक बार उससे बात करो, उसका टेस्ट ले लो, चलो उससे पूछ लो वो क्या कह रही है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं उसमें है ही नहीं कैपेबिलिटी, तो बात और है, तो आप बोलो कि नहीं उसको नहीं लेना चाहिए। आप बिना मिले, बिना बात करे, बिना पूछे, उससे पूछे आप कैसे जज कर सकते हो कि भाई वो ये नहीं कर सकती। तो इसीलिए उनको क्या मिलता है भाई, सपोर्ट नहीं मिलता इस कारण से। क्यों, क्योंकि जो स्टीरियोटाइप पहले बना लेते ना कि लड़कियों के लिए कोर्स सही नहीं है, लड़कियों को नहीं करना चाहिए, कोर्स सेफ भी नहीं है, ना उनसे उनके बस का है, वो नहीं कर पाएंगे, भाई केपेबल नहीं है, तो छोड़ो मत करो। तो इसी कारण से गर्ल्स को वो सपोर्ट नहीं मिल पाता जो बॉयज को मिलता है। क्लियर हुआ, आगे बढ़े, चल। एक्सप्लेन द टर्म स्टीरियोटाइप, डिस्क्रिमिनेशन, वॉयलेशन एंड सेक्सुअल हैरेसमेंट। ये टर्म हमें समझाने। अच्छा हमने ग्लॉसरी में पढ़े थे ना, स्टीरियोटाइप भाई किसी के लिए फिक्स इमेज बनाना कि भाई ये ग्रुप के रिलीजन के लोग ऐसे होते हैं, ये लोग ऐसे होते हैं, खड़ूस होते हैं तो सारे ही खड़ूस हैं, ये लोग बड़े मतलब चोर टाइप के लोग होते हैं, एक दो लोगों को देख लिया चोरी करते तो सारे चोर होते हैं, ऐसा बना लिया। कुछ लोगों को देख लिया बड़े कंजूस होते हैं तो सारे कंजूस होते हैं। हमने देखा कि भाई लड़कियां हैं तो लड़कियां जो है डॉल से खेलेंगी, लड़कियां कार से नहीं खेल सकती, वीडियो गेम नहीं खेल सकती, ये क्या है, स्टीरियोटाइप। डिस्क्रिमिनेशन हमने देखा था, डोंट वरी, इसको पूरा समझेंगे, मैं आपको जस्ट ब्रीफ बता रही हूँ। डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव, प्रिजुडाइज पे जब हम एक्ट करते हैं, नेगेटिव जो बना के चलते कि अरे मतलब देखो ये तो डिसेबल है, ये तो व्हील चेयर पे है, तो ये क्या पढ़ लिख पाएगा, ये पेंटिंग कंपटीशन मानो डिसेबल बच्चा है, तो डिसेबल बच्चा है तो क्या अच्छी पेंटिंग नहीं बना सकता, मतलब दिमाग भी उसका दिमाग भी नहीं चलता, दिमाग भी बंद है। ये क्या है, हमने जो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे, भेदभाव बन रहे, जो हमने सोच रखा है कि नहीं इनसे नहीं होगा। पहले टैलेंट तो देख लो, तब मुंह खोलना ना, पहले टैलेंट तो देख लो, कैपेबिलिटी तो देख लो। डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव, टीचर करती ना क्लास में कि ये मेरे 3-4 स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं और बाकी तो ऐसे ही हैं। क्यों ऐसे ही है, क्यों, क्योंकि उनके थोड़े कम मार्क्स आ गए और वो अदर फील्ड में अच्छे, स्पोर्ट्स वगैरह में तो नहीं,
पढ़ाई के बेसिस पे जज कर रहे हैं कि जो पढ़ने जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो वो सिर्फ पढ़ने में अच्छे ना, वो हो सकता है पढ़ भी रहे हो थोड़ा बहुत और स्पोर्ट्स में भी अच्छे हो, बट नहीं, टीचर डिस्क्रिमिनेशन कर रही है। ऐसा स्कूल में तो बहुत देखने को मिलता है, शायद आपको देखने को ही मिलता है। ये क्या है? डिस्क्रिमिनेशन। फैमिली करती है कि अरे मेरी बेटी तो बहुत अच्छी है, पढ़ती भी है, घर के काम भी करती है, इसको देखो ना पढ़ता है ना काम करता है, और चीज़ में अच्छा हो सकता है, उसको मौका ही नहीं दे रहे, आप करवा लो उससे घर के काम। ये सोच रखा है ऐसा, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। फिर वॉयलेशन। वॉयलेशन हमने देखा था कोई भी रूल्स को तोड़ना। जैसे मैंने बताया कि भाई मैं बिना हेलमेट की गाड़ी चला रही हूँ और ऊपर से भाई लाल बत्ती है, रेड लाइट है, ग्रीन लाइट सिग्नल होने से पहले रेड सिग्नल चल रहा है और मैंने बिना लाइसेंस बिना हेलमेट पहने भाई क्रॉस कर ली, तो क्या है? कानून जो बना उसको मैंने तोड़ा है, मुझ पर जुर्माना लगेगा। या भाई वही है, धमकाएंगे कि चलो फिर अंदर, चलो थाने चलो, या जुर्माना लेंगे, तो ये गलत है ना। वॉयलेशन मतलब रूल्स को तोड़ना। सेक्सुअल हैरेसमेंट, गलत तरीके से कुछ भी सेक्सुअल नेचर का आप कुछ गलत करो, जैसे वर्क प्लेस में होता है, स्कूल में होता है, कहीं भी किसी भी तरीके का आप वर्बली कुछ गलत गंदे शब्द बोल रहे हो, चलते फिरते जैसे होता है लड़के टीज करते हैं वो कर रहे हैं, या टच कर रहे हैं गलत तरीके से बिना वुमेन के कंसेंट के, तो सेक्सुअल हैरेसमेंट। इन टर्म को समझते हैं अच्छे से, अभी तो हमने ब्रीफ में समझा। चल, स्टीरियोटाइप क्या कहता है? When we believe that people belonging to particular group based on religion, wealth, language are bound to have certain fixed characteristics or can only do a certain type of work, we create a stereotype. जैसे एग्जाम्पल देखिए, फिर एक्सप्लेन करती हूँ। एग्जाम्पल क्या कह रहा है? बॉयज एंड गर्ल्स आर मेड टू टेक सर्टेन सब्जेक्ट्स not because he or she has an aptitude for it, but because they are either boys or girls. Stereotypes prevent us from looking at people as unique individuals. क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हम क्या करते हैं, मैंने बताया ना जैसे आपको, कह रहे उन लोग की लैंग्वेज ऐसी, कैसे बोलते हैं, उनका एक्सेंट कैसा है। अब उनकी लैंग्वेज में बोलने का तरीका ऐसा हो सकता है, हम बोलते हैं कि उसको बोलने का तरीका ही नहीं ऐसे ही है, आता ही नहीं, उसको बात करने का तरीका ही नहीं, इनके यहाँ के सब ऐसे होते हैं। अरे उनकी लैंग्वेज ही ऐसी ना, आपने जज कैसे कर लिया? अब आपने सोच लिया एक ने अगर ऐसा बोला, 1 2 3 4 लोगों ने ऐसा बोला तो सब ने बोला। किसी की फैमिली में गए, आपने देखा भाई उनके घर में सब ऐसा करते हैं, एक ने देखा 1 2 लोगों को देख लिया तो आप बोलोगे वो है ही ऐसे। वो क्या, उसके पापा भी बहुत बोलते हैं, उनके घर में सभी ऐसी बहुत बोलते हैं, बस फालतू बातें, बस फालतू की मतलब बोलते हैं ना, हवाबाजी कहते हैं बेसिकली, बस हवा में बस बोल रहे हैं, हवा में बोल रहे हैं, कुछ कर तो पा नहीं रहे। तो क्या सभी ऐसी 1 2 लोगों ने बोल दिया? सबका अपना अपना नेचर होता है ना, हर कोई घर में एक जैसा है। मेरे भाई का नेचर बहुत अलग है, मेरा बहुत अलग है, मेरे पापा का नेचर बहुत अलग है, मम्मी का अलग है। हाँ, मेरा मम्मी से मिलता जुलता है, तो क्या हो गया, अलग अलग तो है ना। बट हम क्या करते हैं, स्टीरियोटाइप बना देते कि नहीं ऐसा है, ऐसी रहना चाहिए। तो व्हेन वी बिलीव दैट पीपल बिलोंगिंग टू पर्टिकुलर ग्रुप बेस्ड ऑन रिलीजन, चाहे वो धर्म के बेसिस पे भी हो, और धर्मों के बेसिस पे तो ये तो बहुत ही ज़्यादा होता है, रिलीजियस बेसिस पे, कल्चरल बेसिस पे तो उफ़ो क्या कहना, बहुत देखा है कि ये लोग ऐसे हैं, ये लोग ये पूजा करते हैं, ये लोग ये करते हैं, तो इस टाइप के लोग सब ऐसे ही होते हैं, है ना। तो क्या है, धर्म के बेसिस पे ये लोग चर्च जाते हैं, ये लोग नमाज पढ़ते हैं, ये लोग गुरुद्वारे जाते हैं, तो इनके यहाँ तो इस तरह ये रिचुअल होती है, तो देखो हमारे यहाँ नहीं होती, इनके ऐसे ही होता है। तो उनका अपना तरीका है ना भाई, उनके ऐसा चलता है, उनको करने दो, आप कौन होते हो बोलने वाले, जब कॉन्स्टिट्यूशन ने फ्रीडम दिया है। बट क्या स्टीरियोटाइप बना लिया, या एक फ्रेंड को ऐसा देख लिया कि वो दूसरे रिलीजन का है, वो कुछ कर रहा है ना, तो हम बोलेंगे कि सारे ही उनके यहाँ के ना ऐसे ही होते हैं। ऐसा नहीं है, दिस इज़ वेरी रॉन्ग, जो गलत है। हम क्या करते, फिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स रख लेते और कैन ओनली डू सर्टेन टाइप ऑफ वर्क, वी क्रिएट अ स्टीरियोटाइप। मतलब हम ये कहते हैं कि नहीं ये लोग शायद यही काम कर सकते हैं। जैसे हमने देखा ना, कब से हम बार बार यही पढ़ रहे हैं कि गर्ल्स को क्या कहते हैं, भाई नर्स बनिए, टीचर बनिए। क्यों? पेशेंस होती, ममता की मूरत होती, धैर्यवान होती। तो क्या आदमी लोग धैर्यवान नहीं होते? मैन पेशेंस नहीं, मैन जो आदमी है उनमें पेशेंस नहीं होता? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मेरे पापा तो बहुत पेशेंट पर्सन है, बिल्कुल नहीं। और मेरी मम्मी तो बहुत गुस्से वाली, जैसे मैं भी हूँ। तो क्या हम नहीं कर सकते? मतलब आप कुछ मेरे को क्या क्राइम, मुझे कुछ आप लोग क्या जुर्माना वगैरह कर दोगे? नहीं नहीं मैम, आपको तो पेशेंट बनना पड़ेगा, बहुत बड़ी धैर्यवान टीचर बनी है। ठीक है, अपना अपना इनबिल्ड नेचर है ना, वो देखो। तो यूनिक क्वालिटीज को ना देख के, जो लिखा है ना यहाँ पे यूनिक इंडिविजुअल, जो आपकी यूनिक क्वालिटी, वो ना देख के बस जो सोच लिया वो सोच लिया। ठीक है, वही वाली बात है। जैसे टेक्निकल सब्जेक्ट का हमने देखा था कि गर्ल्स को बोलते कि नहीं आप मैथ साइंस मत लो, आप नहीं कर पाओगे भाई टेक्निकल काम। लड़कों को कहते हैं कि नहीं नहीं तुम ऐसा सब्जेक्ट लो क्योंकि तुम्हें जॉब करनी है, भाई पैसा कमाना है। अब उसको नहीं लेना, उसको कुछ और करना है, उससे एक बार पूछ तो लो। ठीक है, तो ये है स्टीरियोटाइप कि यूनिक इंडिविजुअलिटी को ना देखकर, उनके टैलेंट को देखकर, उनके इंटरेस्ट को ना देखकर, बेसिकली इग्नोर करके आपने जो फिक्स करा वही बस, तो वो स्टीरियोटाइप। डिस्क्रिमिनेशन, when we do not treat people equally or with respect, we are indulging in discrimination. जब हम किसी भी, जैसे लोग बैठे हैं उनमें से क्या कर रहे हैं, इक्वली ट्रीट नहीं कर रहे हैं, किसी से बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। जैसे हमने देखा, अरे ये तो मेरी कास्ट का है, मुझे पता चल गया, अच्छा कहाँ से, ये वो, मैं बहुत अच्छे से बात कर रही हूँ।
अब दूसरा है तो वो भले अच्छे से बात कर रहा है मुझसे, पर मैं थोड़ा इतना अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, तो वो भी बात कर रहा है, उससे भी कर लो ना, क्या दिक्कत है। जैसे अब एग्जाम्पल जैसे इंटरव्यू वगैरह के टाइम हो रहा है ना, इंटरव्यू के टाइम ऐसा हो रहा है कि जो इंटरव्यूअर है उसके पता चलेगा कि भाई जो इंटरव्यू देने आया है भले उसके इतना कॉन्फिडेंट नहीं है वो कैंडिडेट ना, इतने अच्छे से वो जवाब दे पा रहा है, बट पता चला भाई हमारी कास्ट का, तो उसको रख लिया। अब जो दूसरा है टैलेंटेड है ये, तो उसको करा कि छोड़ो इसको हटाओ भाई, ये तो हमारी कास्ट का भी अपने लोग हैं। ये क्या है, भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन, दो के बीच में फर्क, ठीक है। इट हैपन्स व्हेन पीपल और ऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑन देयर प्रिजुडाइसेस, और ऐसा जब होता है जब पीपल और जो इंस्टीट्यूशन है वो क्या करते हैं, अपने प्रिजुडाइज पर एक्ट करते हैं। प्रिजुडाइज मतलब जब हम किसी के लिए जो नेगेटिव इमेज बना के रखते हैं। हमने क्या करा, हमने सोचा है कि अरे वो लड़का देखो ना कैसे कपड़े पहना है, वो तो मुझे नहीं लगता वो नया बच्चा है, और कैसे देखो उसका बैग देखो कैसी हालत है, इसको तो हम अपना फ्रेंड नहीं बनाएंगे और इससे ज़्यादा बात भी नहीं करेंगे, और हमें नहीं लगता ये हमारे लेवल का है, हम तो टॉपर से, मानो ऐसा सोच लिया, घमंड आप कर रहे हैं, ईगो आ गई आपके अंदर। अब आप एक बार बात तो करो। दूसरा नया लड़का है बट वो अच्छा दिख रहा है, बढ़िया अच्छा, तो आपको लग रहा है वो बहुत अच्छा, हो सकता है वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, नहीं, पर आप क्या करोगे, उससे बात अच्छे से नहीं करोगे, उससे बहुत अच्छे से करोगे। ये क्या कर रहे हो, जो नेगेटिव आपने इमेज बना ली कि ये ऐसा दिख रहा है, ऐसा है तो ऐसे ही होगा, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होगा तो ऐसी बस एडमिशन मिल गया, ये तो क्या ही कर पाएगा। हम अपनी मर्जी से धारणा बना रहे हैं, एक बार उससे बात तो करो बिना बात किए। इवन दैट मीन्स हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं अपने प्रेजुडाइज पर एक्ट करके। क्लियर हुआ? डिस्क्रिमिनेशन यूजुअली टेक्स प्लेस व्हेन वी ट्रीट समवन डिफरेंटली और मेक डिस्टिंक्शन। जैसे कि मैंने बताया, जब हम दूसरे को गलत अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, दो लोग हैं, हमने उससे अलग तरीके से बात करी, वहीं वो खड़ा है उससे अलग तरीके से बात करी, दैट मीन्स वी आर डूइंग डिस्क्रिमिनेशन। क्लियर? नाउ वायलेशन, when someone forcefully breaks the law or a rule or openly shows disrespect, we can say that he or she has committed a violation. जैसे कि मैंने बताया, जब कोई रूल्स एंड रेगुलेशन और कानून को तोड़ता है, दैट मीन्स वायलेशन, दैट्स इट। ज़्यादा इसमें कुछ सोचने समझने का नहीं है। जैसे मैंने हेलमेट और ड्राइविंग लाइसेंस का एग्जांपल आपको दिया, ठीक है। सेक्सुअल हैरेसमेंट, दिस रिफर्स टू फिजिकल और वर्बल बिहेवियर दैट इज ऑफ सेक्सुअल नेचर एंड अगेंस्ट द विशेस ऑफ अ वुमेन। अब कोई वुमेन है, उसकी कंसेंट, उसके विश के बिना अगर आप उसको कुछ भी गलत तरीके से टच कर रहे हो, उसको कुछ भी बोल रहे हो, कमेंट कर रहे हो सेक्सुअल वे में, दैट मीन्स वो सेक्सुअल हैरेसमेंट है। क्लियर हुआ? आए समझ में चारों पॉइंट? चलो, क्वेश्चन नंबर 19, डिस्कस अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ रशुंदरी देवी। रशुंदरी देवी का भाई एक्सपीरियंस हमें बताना है, जो बड़ा ही हम कहेंगे बहुत ही मेहनत की इन्होंने, है ना। इनके यहाँ क्या कहा जाता था कि लड़कियां पढ़ेंगी लिखेंगी तो बैड लक लेकर आएंगी, और भाई विधवा भी हो सकती हैं, विडो भी हो सकती हैं। तो उनके एक्सपीरियंस के बारे में लिखते हैं कि कैसे उनको पढ़ने लिखने का जज्बा था। उन्होंने भाई पेज फाड़ फाड़ के, वर्ड टू वर्ड मिला के, जो वर्ड उनने सुने थे याद थे उसको रिमेंबर करके, मैच करके कैसे उन्होंने पढ़ना सीखा फाइनली। और उन्होंने एक अपनी बुक भी लिखी, कौन सी? ऑटोबायोग्राफी, बेसिकली बुक भी नहीं बोलेंगे, ऑटोबायोग्राफी लिखी, कौन सी? हमार जीवन। क्लियर? देखें जरा भाई क्या है रशुंदरी देवी के बारे में। चलो, Rashundri Devi was born in West Bengal. When she was 60, she wrote her autobiography Amar Jeevan in Bangla. She was a housewife from a rich landlord's family, and at that time, it was considered bad luck for a husband if women learn to read and write. Even then, she was determined to read and write. जैसे कि मैंने जो जो बताया वही है यहाँ पे। हमने क्या देखा, कितने भाई क्या एज की थी? वेस्ट बंगाल में इनका जन्म हुआ था। रशुंदरी देवी का 60 की एज में उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी अमर जीवन। कौन सी लैंग्वेज में? बांग्ला लैंग्वेज में। शी वॉज अ हाउस वाइफ फ्रॉम अ रिच लैंडलॉर्ड फैमिली। वो क्या थी? रिच लैंडलॉर्ड फैमिली में थी भाई, वहाँ पे उनकी शादी हुई थी और अच्छे पैसों वाले घर में गई थी भैया, बढ़िया। वो उस टाइम पे क्या माना जाता था कि अगर औरतें पढ़ेंगी लिखेंगी ना तो अपने हस्बैंड के लिए बैड लक लेकर आएंगी। क्या लेकर आएंगी? बैड लक लेकर आएंगी। तो इसलिए पढ़ना लिखना मना ही था, बैन था, बेसिकली प्रोहिबिटेड था, ठीक है। इवन देन शी वॉज डिटरमिन्ड टू रीड एंड राइट। फिर भी मैं, जैसे कि मैंने कहा ना कि वो इतनी ज़्यादा पैशनेट थी पढ़ाई लिखाई को लेके कि तब भी उन्होंने पढ़ा और लिखा, जिसमें वो सक्सेसफुल भी हुई। सब यहाँ का खेल है, यहाँ से सोच लिया ना तो कोई नहीं रोक सकता आपको। According to her autobiography, she used to work whole day and without taking any rest, she learned to read. वो कह रही ऑटोबायोग्राफी के अकॉर्डिंग, जैसा उन्होंने लिखा कि वो पूरे दिन भर भाई काम करती थी, सुबह से लेकर रात तक काम करती थी, रेस्ट करने का जरा भी टाइम नहीं था, उस बीच वो पढ़ती भी थी। Though various negative thoughts crossed her mind, still she was still keen on studying. अब इतने नेगेटिव थॉट आ जाते, हमारा कुछ पैशन होता है, हम कुछ सोचते तो भाई नेगेटिविटी भी आती है कि अरे यार ऐसा मैंने सोच तो लिया है, पर क्या मैं ऐसा कर पाऊंगी? जब कोई नहीं कर पा रहा तो मैं कैसे कर पाऊंगी?
कैसे क्या होगा, चलो छोड़ो, मुझे तो आइडिया ड्रॉप कर देना चाहिए, मेरा ये सपना मुझे भुला देना चाहिए, कुछ और ट्राई करना चाहिए, जब भाई मैं कर कैसे पाऊंगी ये काम। तो कई बार ऐसे नेगेटिव थॉट्स आए, बट फिर भी उन्होंने, उनका जो पैशन था स्टडी को लेके, उन्होंने उसको फॉलो करा। She secretly stole a page from her husband's Chaitanya Bhagavat and a page from her eldest son's copy. उन्होंने क्या करा, जो पेज है भाई, जो बुक उनके हस्बैंड जो मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ते थे, या उनका जो बच्चा है ना स्टडी करता था, अल्फाबेट्स वगैरह लर्न करता था, सीख रहा था, तो उस टाइम पे वो पेज फाड़ लेती थी और उसको देख देख के सीखती थी, पढ़ती थी, ठीक है। She matched the letters of manuscript with her son's copy page and tried to learn. अब वो क्या करती थी, जो लेटर्स है ना मनुस्क्रिप्ट के, वो अपने सन की कॉपी से, बेटे की कॉपी से मैच करती रहेंगी, जो भी अल्फाबेट्स वो लिख रहे हैं ना, तो देखती थी अच्छा इससे मैच हो रहा है, इसका ऐसे मैच करती थी। With great care and pain, she learned how to read. Her writing gave the world an opportunity to know about the women's lives in those days and her everyday experiences in detail. अब इतनी मेहनत करके, बहुत लंबे स्ट्रगल के बाद, पैशनेट रहने के बाद, भाई इतना कंटिन्यू कंसिस्टेंसी के साथ जो उन्होंने एफर्ट्स डाले, फाइनली उन्होंने क्या करा, रीड करना सीख लिया, पढ़ना सीख लिया। Her writings gave the world an opportunity to know about women's lives in those days and her everyday experiences in detail. भाई उन्होंने जब अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, तो ऑटोबायोग्राफी के थ्रू भाई पता चल पाया लोगों को कि कितना मुश्किल होता था उस समय में औरतों का पढ़ना लिखना। चलो हम तो गरीबों की बात हटा देते हैं, रिच फैमिली में थी, रिच लोगों की भी ऐसी सोच थी। क्यों? क्योंकि बेसिकली ओवरऑल उस टाइम पे सोच ही ऐसी थी कि औरतों को पढ़ना लिखना जरूरी नहीं है, बुरा है, औरतों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो भाई वो हाथ से निकल जाएंगी, या बैड लक लेकर आएंगी, या पति के लिए अच्छा नहीं होगा। तो ये सब चीज़ों के कारण, जो फालतू के जो नॉर्म्स बना रखे थे ना, तो इनके कारण उनको पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था। तो कैसे इन्होंने भाई अपनी डेली लाइफ एक्सपीरियंस बताया कि कैसे मेहनत कर करके, इतना स्ट्रगल करने के बाद फाइनली इन्होंने क्या करा भाई, सक्सेस हासिल करी, उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा। क्लियर हुआ? अच्छा, आया समझ में? कुछ मोटिवेशन मिल रहा है कि कैसे आप भी भाई अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। Write down any 3 methods of struggle adopted by women's movement. हमें 3 मेथड बताने जो वुमेन का स्ट्रगल रहता था, वुमेन्स मूवमेंट हमने देखे थे, तो उसमें कैसे वुमेन, चाहे मैन हो, चाहे वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन हो वुमेन का, इंडिविजुअल वुमेन कैसे क्या करती है, स्ट्रगल करती है, एफर्ट्स डालती है कानून बनाने के लिए, औरतों के खिलाफ जो कुछ गलत हो रहा है, अत्याचार हो रहा है उसको मिटाने के लिए, इनजस्टिस जो हो रहा है उसके लिए, जस्टिस के लिए है ना, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए, भाई इंसाफ दिलाने के लिए बेसिकली, तो जो भी है, या कंडीशन को सुधारने के लिए, डेवलप करने के लिए, सब कुछ बेटर करने के लिए जो वुमेन्स का स्ट्रगल है, जो वुमेन्स मूवमेंट में था, तो उनके 3 मेथड हमें बताने। कुछ मेथड हमने देखे थे, अगर आपको याद हो, किसी को याद है क्या क्या मेथड्स देखे थे हमने? कोई एक भी बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर बाकी 3 तो हम डिस्कस करेंगे ही। अच्छा, एक मैं बताऊं, एक हमने कैंपेनिंग देखा था, ठीक है, सेकेंड हमने देखा था अवेयरनेस वगैरह रेज करना, थर्ड हमने देखा था प्रोटेस्टिंग रैलीज वगैरह जो रहता है, फोर्थ हमने देखा था शोइंग सॉलिडेरिटी, बंधुत्वता, भाई बंधु मित्र सखा एक। क्लियर? देखते हैं यहाँ पे क्या 3 है। चलो, कैंपेनिंग है पहला। 3 methods of struggle adopted by women's movement are campaigning. Campaigns are a significant part of women's movement to fight discrimination and violence. अब बात करें हम कैंपेनिंग की, ये क्या है? सिग्निफिकेंट, एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वुमेन्स मूवमेंट का। किस लिए? भाई डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। जो भी भेदभाव हो रहा है, जो भी उनके साथ भाई वायलेंस हो रहा है, मार पिटाई हो रही है, हैरेसमेंट हो रहा है, प्रताड़ना हो रही है, उनके खिलाफ ये वुमेन्स मूवमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिकली हथियार है, कह लो। Several laws have been passed as a result of campaigning. बहुत से कानून भाई पास हुए as a result of campaigning. भाई कैंपेनिंग के हेल्प से बहुत से जो है कानून बने। हमने देखे थे ना कौन से कानून, डोमेस्टिक वायलेंस का, सेक्सुअल हैरेसमेंट का, और कौन सा देखा था, डॉरी रेट का। तो कितने इंपॉर्टेंट कानून जो वुमेन्स के लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे भाई उनके साथ घर में मार पिटाई होती हो, चाहे उनके साथ भाई सेक्सुअल गलत तरीके से उनके साथ ट्रीटमेंट होता हो, हैरेसमेंट होता हो, या उनको जो दहेज के कारण उनको परेशान किया जाता हो, मार दिया जाता हो, तो कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें हुई इस कैंपेन के थ्रू। A law regarding domestic violence was passed in 2006 so that women can be legally protected against physical and mental violence within their homes. अब एक जो लीगल भाई लॉ पास हुआ था कानून, किस लिए? जो लीगली औरतों को क्या था, प्रोटेक्शन मिला था 2006 में इस कानून के थ्रू कि भाई किसी भी प्रकार की घर में जो उनके साथ मार पिटाई होती है, प्रताड़ना होती है, जो भी अडल्ट मेल ऐसा करता है किसी भी वुमेन के साथ घर पे, तो उसके खिलाफ इनको क्या ये कानून मिला। तो ये तो अच्छी बात है, तो ताकि भाई आदमी लोग सोचेंगे 10 बार कि ऐसा हम नहीं कर सकते, कानून है, जेल हो जाएगी, ठीक है, क्राइम है क्योंकि।
The Supreme Court formed guidelines in 1997 to protect women from sexual harassment at workplace and in educational institution. Supreme Court ने कौन सी guidelines भाई निकाली थी 1997 में वुमेन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सेक्सुअल हरेसमेंट से, कि अगर भाई वर्क प्लेस में जैसे कोई भी औरतें लड़कियां ऑफिस जाती हैं या भाई स्कूल एजुकेशनल फील्ड में स्कूल में कुछ भी गलत हो रहा है ना, हो जाता है ना रेप वगैरह, तो बहुत गलत है, छेड़ा जाता है, बोलते हैं ना भाई छेड़ रहे हैं, टीज कर रहे हैं या टच कर रहे हैं या गंदे कॉमेंट्स कर रहे हैं बहुत ही गलत तरीके से, तो ये क्या है, सेक्सुअल हैरेसमेंट है। तो इसके लिए भी गाइडलाइंस किसने निकाली थी भाई, सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में। तो ये भी अच्छी बात है, ये भी हमारी रक्षा और प्रोटेक्शन के लिए है। ये किसके थ्रू आया, ये भी कैंपेनिंग के थ्रू आया। Case regarding dowry deaths was being raised by women's groups in 1980s, which made it a public issue in newspaper and society. Dowry laws were also changed to punish families who asked for dowry. अब जैसे दहेज मांगा जाता है ना, ये तो बहुत ज़्यादा ही होता है, ये जैसे बोलते हैं ना दहेज लेना या दहेज देना पाप है, डायलॉग आपने मूवी टीवी में सुना होगा। जो ले रहा है वो तो पापी है ही, मतलब गलत कर रहा है, क्राइम कर रहा है। पाप मतलब वही क्राइम, गलत है, गैर कानूनी, बेसिक इलीगल है, या कह सकते हैं कानून के खिलाफ है, बस इतना मान लो। तो अब कई फैमिलीज होती है भाई जो लालची रहती है, भाई दहेज मांगती हैं और नहीं दे पाती, तो भाई औरतों की पिटाई की जाती है, जो बहुओं के साथ मार पिटाई होती है, कई बार तो जला दिया जाता है, मार ही दिया जाता है। तो इसके टाइम पे क्या हुआ था, 1980s में भाई मूवमेंट हुआ था, बहुत ज़्यादा औरतें भड़की थी, है ना, स्ट्रीट पर आ गई थी भाई, सड़कों पर आ गई थी, कोर्ट में अप्रोच करने लगी थी, जिसके कारण फाइनली भाई जस्टिस मिला और ऐसा कानून बना कि किसी भी प्रकार का भाई फैमिली अगर कुछ भी ऐसा करती है, डॉरी वगैरह से रिलेटेड बात करती है, तो उनको क्या मिलेगी भाई, सज़ा मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। नाउ सेकंड कौन सा है, पहला हमने कैंपेनिंग पढ़ा, हमें 3 बताने ना, फर्स्ट मेथड कैंपेनिंग, सेकंड रेजिंग अवेयरनेस रेज करना। जैसे मैं खड़ी हूँ, आप लोग मेरी ऑडियंस से बैठे, मैं आपको अवेयर करूंगी कि देखो ये कानून हमारे लिए बना है, ये देखो ये वाला जो कानून है हमारे लिए बना है कि अगर आपके साथ कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो 2006 का ये जो कानून है, एक्ट है, इसको फॉलो करो, इसके तहत आप क्या कर सकते हो, पुलिस में कंप्लेंट कर सकते हो, ये गाइडलाइंस बनी। तो मैं क्या कर रही हूँ, आपको अवेयर कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ कि कितने कितने कानून भाई जो है सरकार ने आपको दिए हुए हैं, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए, तो अब फायदा उठाओ उसका। अगर कुछ गलत हो रहा है तो बिल्कुल आपका अधिकार है, उसका फायदा उठा सकते हैं, बट अगर आपको पता ही नहीं है तो कैसे उठाएंगे। तो इसलिए अवेयर कर रहे हैं ना कि आपको पता चले, सहो मत, उठो और लड़ो। It is to raise public awareness about women's right issues through street plays, songs and public meetings. They are a significant part of women's movement. अब ये कैसे हो सकता है, जैसे पब्लिक मीटिंग हो गई, जैसे मैंने बताया ना कि मैं खड़ी हुई हूँ और आप लोग सब बैठे, तो पब्लिक मीटिंग, पब्लिकली हम मिल रहे हैं, या पोस्टर वगैरह के थ्रू, या सॉन्ग्स, मतलब स्ट्रीट प्लेस, जैसे हम नुक्कड़ों पे जैसे बोलते हैं ना, गलियों में ऐसे प्ले हो रहे हैं कि जहाँ पे दिख रहा है भाई औरतें के साथ अत्याचार हो रहा है, तो भाई कोई अवेयरनेस दे रहा है कि देखो ऐसे अत्याचार मत सहो, आप इसके खिलाफ बोलो। तो ऐसे नाटक दिखा के बेसिकली, है ना, जैसे हम प्ले देख रहे हैं खड़े होकर, देखो देखो ये नाटक हो रहा है, बेसिकली जैसे स्कूल्स में होते हैं ना, प्ले होता है तो हम प्ले देख के भाई कुछ सीखते हैं, या कॉमेडी प्ले होता है तो हंसते हैं, या इमोशनल होता है तो भाई रोते हैं, या कुछ अच्छा भाई देश से रिलेटेड होता है तो हम इंस्पायर होते हैं। तो ऐसे ही प्ले अवेयरनेस के लिए, ठीक है, या सॉन्ग्स ऐसे बनते हैं जिससे अवेयरनेस रेज होती है। आया समझ में रेजिंग अवेयरनेस का। चलो थर्ड कौन सा है, प्रोटेस्टिंग। Protesting and raising voice against violation in the form of public rallies and demonstrations help in drawing attention to injustices. अब protesting करना, protest करना, है ना, या आवाज़ उठाना जो होता है ना, ऐसे लेके बिल्कुल आज़ादी दो इस टाइप का, या हम नहीं सहेंगे औरत पर अत्याचार हम नहीं सहेंगे, इस तरीके की जो रैलीज होती है, जो भाई स्लोगन ऐसे लिख के, ऐसे पोस्टर लेके भाई आ जाती हैं औरतें सड़कों पे, इस तरीके का डिमॉन्स्ट्रेशन जो रहता है, इनके कारण क्या होता है भाई, अच्छा खासा अटेंशन ड्रॉ कर पाते हैं लोग, समझ पाते कि भाई हाँ इनके साथ क्या हो रहा है, इनके साथ हो रहा है अन्याय। तो इसीलिए ये लोग अब भाई सड़कों पे उतरे हैं, गुस्सा दिखा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, बेसिकली क्या कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये अच्छा तरीका है वुमेन्स मूवमेंट का। क्लियर हुआ, आया समझ में, कोई कन्फ्यूजन, दिक्कत तो नहीं। वुमेन्स मूवमेंट यानी वुमेन्स की डेवलपमेंट के लिए, उनके अच्छे के लिए, जो भाई उनके खिलाफ अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए कानून बनाना, उनके हक की लड़ाई करना। तो बेसिकली ये था हमारा आंसर 20। सो इसी के साथ हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड होते हैं। आई होप बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, आपको पूरा चैप्टर रिकॉल हुआ होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने बड़े आराम से आपको समझाया है, तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अभी तक भी सोचा होगा कि एंड में लाइक करेंगे, तो यार लाइक कर दो फटाफट से। इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है।
ये हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल हैं। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।